everyone, welcome back to my video channel. Today I'm going to upload the second part of the relative clause. Up to here I have discussed in my first part in the live video. Here I'm going to discuss by extra order. So let's get started. So now I'm going to discuss about the defining relative clause. So what do you mean by the defining relative clause? Let's know. We know that the relative clause are subordinating clause, as we have already known that the subordinate clause is a relative clause. Okay, that additional information about the noun and noun idea main clause जो क्या करता है कि noun और noun phrase में जो आइडिया एक से अधिक आइडियाज दें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ठीक है ना. तो हमने ऑलरेडी समझा है कि जो नाउन और नाउन फ्रेज बेसिकली होता है जो बहुत सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, अगर एक वर्ड एक या एक से अधिक, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. क्लियर. देन यहाँ आप देख सकते हो कि ए बॉय हु ईट्स, हम जानते हैं कि एक लड़का बहुत खाएगा, तो क्या होगा, हु ईट्स ए बॉय. बेसिकली ए बॉय, एक बॉय की बात हुई है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हियर इट इज़ जनरली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ओके, अब देखिए आगे बढ़. However, when we add the relative clause who eats too much pizza, it becomes clear that when a boy eats too much pizza, he becomes fat. ठीक है ना. तो ये जो हमें जो ऐड करके, जो who, which, when, ये सब ऐड करके जो दिया गया है, बेसिकली हमारा ये कौन सा है, क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. ठीक है. सिमिलरली रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, नाउन या नाउन फ्रेज से हमें क्या हो, एक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिले, उसे हम नाउन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं. ठीक है. लेकिन जब आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे यहाँ पे देखिए हु, व्हेन, ये सब जहाँ पे ऐड होते हैं, तो इसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं. ठीक है. तो फिर देखते हैं यहाँ पे, सिमिलरली द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द रिलेटिव क्लॉज हु रिपेयर शूज, डिफाइन ए कॉबलर. कॉबलर को अगर डिफाइन करने को दे दिया गया, तो डैट मीन्स वी गेट द आंसर डैट हु रिपेयर्स द शू, दे आर कॉल्ड cobblers. In each case, the defining relative clause is essential to meaning of the sentence, and it gives the information that defines or explains the antecedents. Notice that the antecedent of a defining relative clause is often a common noun. An instrument that is used to measure temperature is called a thermometer. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, टेम्परेचर नापने का काम करता है, उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. नॉट स्पेसिफिक एंड नॉन एन इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट. उसमें देखिए कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात पहले नहीं की गई है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो क्या करेगा, टेम्परेचर नापेगा. ठीक है. चिल्ड्रन हु विश, वो बच्चे जिन्होंने विश किया टू अटेंड मस्ट गेट ए लेटर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. तो वो बच्चे जिनको परमिशन मिला है उनके पेरेंट्स को लेके आने के लिए, गेट ए लेटर ऑफ पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स के लिए. तो एनी चिल्ड्रन मतलब किसी स्पेसिफिक एक ही चिल्ड्रन को नहीं कहा गया है, एनी चिल्ड्रन. तो हियर कम्स द डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ओके. देन नाउ वी समटाइम्स omit relative pronouns and adverbs while introducing defining relative clause. We can omit the relative pronouns from a relative clause when its antecedent and its object the main verb in the relative clause. क्या हो रहा है, वी समटाइम्स omit रिलेटिव प्रोनाउंस. कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन में जब करेक्शन करते हैं, omit सेंस मीन्स करेक्शन, एडवर्ब while इंट्रोड्यूसिंग द डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. ठीक है. हम क्या करते हैं, उसमें करेक्शंस भी करते हैं. जैसे देखिए, दिस इज द कार विच, हम डैट नहीं लगा सकते, विच द थीव्स यूज टू स्केप, जो कार क्या की है इन्होंने, यूज़ किया थे अपने भागने के लिए. ठीक है. तो इस तरह से हम कभी कभी करेक्शन भी करना पड़ता है रिलेटिव क्लॉज में. क्लियर स्टूडेंट्स. Here which that cannot be omitted from the sentence in the main verb. The relative clause runs in the intransitive and has no object. और relative clause का एक और बड़ा सच है कि इसके पास intransitive होता है और यहाँ पे object नहीं होता है. ठीक है. When the relative clause is not subject and relative clause introduce e me be removed. Where there is a bag he left for me. Where is the bag he left for me, मतलब वो बैग कहाँ है जो वो छोड़ के गया. ठीक है. फिर देखते हैं आगे. द रिलेटिव प्रोनाउन विच मे बी ड्रॉप्ड बिकॉज दे हैव द सब्जेक्ट एंड रिलेटिव क्लॉज इज लेफ्ट फॉर मीन्स प्रोनाउन ही. प्रोनाउन इसमें क्या प्रयोग हुआ, ही. ठीक है. द रिलेटिव क्लॉज डैट मे रिमूव बिकॉज द सब्जेक्ट क्लॉज यू हिट द प्रोनाउन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही प्रोनाउन क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया ही में. क्या कह रहा है, द रिलेटिव क्लॉज डैट मे रिमूव्ड, रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे रिमूव किया गया है. यहाँ पे डैश का मतलब रिमूव किया गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है द क्लॉज यू हिट,
यू हिट की बात जो हो रही है, प्रोनाउन यू यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हमारा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, बेसिकली हम बता दें कि जिसको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कॉबलर की बात किए हैं उसमें, तो कॉबलर वो क्या करता है, मेंशन शू को अपने सीव करता है या फिर उसको मेंटेन करता है। तो ये हमारे एक तरफ से डेफिनेशन है, लेकिन नॉन रिलेटिव में जिसे हमें डेफिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे हम नॉन रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। जैसे सुरभि हु वर्क्स इन मैंगलोर वॉज माई स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे द रिलेटिव क्लॉज इज नॉट एसेंशियल व्हेन इट डज नॉट डिफाइन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट को डिफाइन करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंटीसीडेंट के क्या होता है, डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्योंकि उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है। लेकिन जब कॉबलर की बात हुई तो उसमें एक कॉबलर, उसके बाद का तो डेफिनेशन हमें ही देना होता है, तो वो हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, ठीक है। देन आफ्टर कम्स, यहाँ पे और देखते हैं, सुरभि वॉज माई स्टूडेंट, दिस बस गोज टू द रेड फोर्ट। इस तरह से एंटीसीडेंट को जो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। वाइल एंटीसीडेंट को जब आपको डिफिनेशन करने की ज़रूरत पड़े तो हमारा डिफाइनिंग क्लॉज होता है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान रखें इस चीज़ को, ये आपका सारा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज आता है, अंडरलाइन द रिलेटिव क्लॉज इन ईच सेंटेंसेस एंड दे विद द डिफाइनिंग नॉन और नेगेटिव। आपको इसमें बताता है कि कौन सा डिफाइनिंग क्लॉज है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट वेरी वेल, ओके। फिर यहाँ पे पंक्चुएशन इन रिलेटिव क्लॉज। अब देखिए कभी कभी करेक्शंस की ज़रूरत पड़ता है, बिना पंक्चुएशन के सेंटेंस नहीं रह सकता, तो यहाँ पे पंक्चुएशन की भी ज़रूरत पड़ती है रिलेटिव क्लॉज में। तो चलिए हम लोग समझते हैं पंक्चुएशन इन रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग द रिलेटिव क्लॉज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सेट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक सेंटेंस में कहीं ना कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं, इसलिए कि ताकि हम सेपरेट कर सकें बाकी चीज़ों को या फिर अपनी बातों को रख सकें। द रिलेटिव क्लॉज, जैसे आई रिमेंबर द ओल्ड बनियान ट्री डैट गिव इन द पार्क। तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज in the sentence is defining relative clause, we know which the banyan tree is being referred to the because of the information given that it grew in the park we cannot write। हम ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें punctuation is not given। so more examples, I found a corn that is more than 100 years old because who live in a glass houses should not throw stones। ठीक है, तो नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अगर हम इस सेंटेंस को देखो, इसमें भी आपका पंक्चुएशन नहीं यूज़ हुआ है, इसमें भी नहीं यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को अगर देखें, द ताजमहल विच, या बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द ताजमहल सो आई हैव यूज देयर कॉमा, विच इज़ वन ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज इन आगरा। ओके, 7th वंडर यहाँ पे 3 बात को कहा गया है, 3 बात को कहा गया है, तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉमा का प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव क्लॉज, अगर हम इस तरह से बात को अलग अलग कर दें, द ताजमहल इज़ इन आगरा, तो एक बात हो गया। तो अगर इस वो 7th वर्ड है तो दूसरा बात हो गया। इस तरह से अगर हम अलग अलग करें तो वो अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन अगर जब तीनों को ऐड हमने किया है तो हियर क्रिएट सम पंक्चुएशन शुड बी ऑल्सो there, okay। non-defining relative clause are separated from the rest of the sentence by commas। non-relative clause जो होते हैं सेपरेट किए जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास के द्वारा और ब्रैकेटिंग और कॉमास के द्वारा। जैसे यहाँ पे प्रीति के साथ यूज़ हुआ है, नो गोज टू द आउट जिम एवरी डे इज़ क्वाइट फिट। गीता एंड माया हु इज़ अ सिस्टर सिंग क्वाइट वेल। लाइकवाइज पंक्चुएशन की भी यूज़ होती है, ठीक है। समटाइम्स एन ओमिशन और रिसेंटिंग ऑफ द कॉमास, कभी कभी क्या होता है कि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी इसमें जैसे नहीं दिया था, तो इन सब के कभी कभी करेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लाइकवाइज होता है, ठीक है। सो कम टू आवर नेक्स्ट पेज। हियर कम आवर लास्ट पेज, दैट इज